कक्षा 9 से 12 एवं रीट में संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। चरतो संधि के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। ये जो संधि के विभिन्न भेद है, ये अभी वर्तमान में कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रीट के एग्ज़ाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम में भी सामान्य व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीट के पेपर के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उनके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो 10th स्टैंडर्ड तक के ही आते हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में 10th बोर्ड में के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग व्यंजन संधि उनके सिलेबस में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही सरलतम भाषा में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ से आगे व्यंजन संधि में 5वें नंबर की संधि होती है अनुस्वार संधि। बहुत सरल संधि है। इस संधि में हमें इस तरफ म मिलेगा, इस म को हमें अनुस्वार में बदलना है, मतलब म को अनुस्वार में बदलना। अनुस्वार इसको कहते हैं, इस वाले चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं, ऊपर बिंदी वाले को। कब बदलेंगे? अगर सामने हल हो, यानी सामने अगर व्यंजन हो। अगर सामने वाला वर्ण किसी भी प्रकार का व्यंजन होगा और उसके पहले म होगा तो उस म को हम अनुस्वार में बदल देंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। सत्यम वद, तो यहाँ पर म है, उसके सामने व है जो कि व्यंजन है, हल है, तो इस म को हम अनुस्वार में बदल देंगे तो ये हो जाएगा सत्यम वद। इसी तरह से कार्यम, कार्यम करोति, कार्यम करोति, तो यहाँ पर भी मैं के सामने व्यंजन आ गया क, तो हम इस मैं को हम अनुस्वार में बदल देंगे और ये हो जाएगा कार्यम करोति, कार्यम करोति। इसी तरह से धर्मम, धर्मम चर, यानी धर्म के अनुसार चल, धर्म का पालन कर। तो मैं को यहाँ पर अनुस्वार में बदल देंगे क्योंकि सामने वाला वर्ण जो है वो व्यंजन है। तो ये हो जाएगा धर्मम, धर्मम चर, चर लोट लकार का रूप है, चर, चर धातु का, धर्म के अनुसार चल, तो ये मध्यम पुरुष का है। तो धर्मम चर, मैं को हमने अनुस्वार में बदल दिया है क्योंकि सामने व्यंजन है। इसी प्रकार अगर सामने स्वर होगा तो फिर इस म को हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। जैसे इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। सत्यम, सत्यम अवदत्, सत्यम अवदत्, तो इस म के सामने स्वर है अ, तो हम इस म को अब अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, ये इसका यही रूप सही रहेगा। तो ये अनुस्वार संधि की पहले नंबर की परिस्थिति थी। इसमें इस तरफ म होगा, सामने किसी भी प्रकार का व्यंजन होता है तो हम म को अनुस्वार में बदल देंगे। लेकिन इस संधि के अनुसार ये जो म होता है वो पदांत म होता है, यानी पद के अंत वाला म। ये सब पद के अंत हो गए, सत्यम, धर्मम, कार्यम, ये सब पद का अंत था। तो पद के अंत वाले म के बाद अगर व्यंजन होता है तो हम म को अनुस्वार में बदल देते हैं अनुस्वार संधि में। अब दूसरी परिस्थिति है, अगर इस तरफ अपदांत वाला वर्ण हो, यानी पद के बीच वाले वर्ण हो, और म या न दोनों में से कोई भी हो और सामने व्यंजन हो, तब भी हम इस म और म के साथ साथ न को भी अनुस्वार में बदल देंगे। पदांत म और न के सामने भी अगर हल होता है तो यहाँ पर म के साथ साथ न को भी अनुस्वार हो जाएगा। कैसी स्थिति में? अपदांत वाली स्थिति में। लेकिन अगर पदांत हो और तो म के बाद व्यंजन होने पर म को अनुस्वार होगा, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर में अभी हमने किया। तो अब हम उदाहरण देखने वाले हैं। अपदांत म या न, यानी पद के मध्य में, पद के मध्य में स्थित म या न को भी, म के साथ साथ न को भी अनुस्वार हो जाता है अगर सामने व्यंजन हो।
तो इसका उदाहरण है आक्रम, आक्रम प्लस शते। यहाँ पर पद का मध्य है ये, तो यहाँ पर मैं के सामने व्यंजन है, तो यहाँ पर मैं को अनुस्वार में हम बदल देंगे, तो हो जाएगा आक्रंक्षते। इसी तरह से यशान, यशान यहाँ पर न हलंत में है और यहाँ पर ये पद के मध्य में है, अपदांत है और इसके सामने व्यंजन है सी, सी, तो न को हम अनुस्वार में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा यशांसी, यशांसी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने अनुस्वार संधि के बारे में देखा। पदांत म के बाद अगर कोई भी व्यंजन हो तो हम म को अनुस्वार में बदल देंगे, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, कार्यम कर, इस तरह से। लेकिन अपदांत में भी हम म के साथ साथ न को भी अनुस्वार में बदल सकते हैं, लेकिन अपदांत होना चाहिए और सामने व्यंजन। अनुस्वार संधि के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अनुनासिक संधि के बारे में। ये भी व्यंजन संधि का एक भेद है। जिस तरह से अनुस्वार संधि में हमने अनुस्वार किया था, उसी तरह से अनुनासिक संधि में हम अनुनासिक करेंगे। कब करेंगे और कैसे करेंगे, आओ इसके बारे में देखें। तो अनुनासिक संधि में हमें इस तरफ पदांत यानी पद के अंत वाला है को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन, है को छोड़कर सभी व्यंजन, है को छोड़कर अगर कोई सा भी व्यंजन मिलेगा अगर हमें पूर्व वाला वर्ण है को छोड़कर किसी भी प्रकार का व्यंजन अगर मिल जाता है और सामने हमें अनुनासिक व्यंजन मिलता है, अनुनासिक व्यंजन। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़े थे, अनुनासिक व्यंजन अपनी वर्णमाला में 5 व्यंजनों को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है। और ये 5 व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन है न और म। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 5 व्यंजनों को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है। ये 5 व्यंजन प्रत्येक जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके 5वें वर्ण है। क वर्ग का 5वां वर्ण है अंग, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से च वर्ग का 5वां वर्ण है या, ट वर्ग का 5वां वर्ण है अण, त वर्ग का 5वां वर्ण है न और प वर्ग का 5वां वर्ण है म। तो इस संधि में इस तरफ हमें इन 5 में से कोई भी एक वर्ण मिलेगा और इस तरफ वाला वर्ण हमें है को छोड़कर किसी भी प्रकार का व्यंजन मिल सकता है। तो हम इस तरफ वाले जो व्यंजन होगा उसको उसी के वर्ग का 5वां वर्ण बना देंगे। यानी इस संधि के बहुत आसान से उदाहरण होंगे। इस तरफ भी अनुनासिक व्यंजन होगा और उसके जस्ट पहले जो संधि युक्त शब्द होगा उसमें 2 अनुनासिक व्यंजन मिलेंगे। तो अनुनासिक संधि में के जो भी शब्द होंगे उसमें जिस जगह पर संधि होती है वहाँ पर आपको 2 अनुनासिक व्यंजन पास पास मिलने वाले हैं। तो एक तो इधर वाला अनुनासिक व्यंजन और इसके जस्ट पहले वाला जो वर्ण होगा इसको भी हम अनुनासिक बना देंगे। मतलब यहाँ पर जो वर्ण होंगे उनको उन्हीं के वर्ग का 5वां अक्षर, क्योंकि इधर अनुनासिक है तो इधर वाला भी अनुनासिक हो जाएगा। बस यही अनुनासिक संधि है। मतलब इस तरफ कोई सा भी व्यंजन हो सकता है को छोड़कर और सामने वाला व्यंजन अनुनासिक होगा, इन 5 में से कोई होगा। तो इधर वाले व्यंजन को भी हम इनके वर्ग का 5वां जो अनुनासिक होता है उसमें बदल देंगे। अनुनासिक संधि एक वैकल्पिक संधि है। अगर अनुनासिक हम इस वर्ण को बदलकर अनुनासिक में नहीं बदलेंगे तब भी उसका रूप सही माना जाएगा। मतलब दोनों रूप सही माने जाएंगे। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। दिक, दिक प्लस नाग है, दिक प्लस नाग है। इस तरफ हमें कोई सा भी व्यंजन चाहिए था, मिल गया।
है को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन होना चाहिए। सामने हमें अनुनासिक व्यंजन चाहिए था, तो त, थ, द, ध, न, ये भी अनुनासिक व्यंजन है। तो इस तरफ वाले को भी हम अनुनासिक में बदल देंगे। तो क के वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंग। तो हम इसको अंग में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा दिंग नाग है। दिंग नाग है। लेकिन अगर अनुनासिक नहीं करेंगे तब भी इसको सही माना जाएगा। यहाँ पर क को फिर हम जसतु संधि के अनुसार इसको ग में बदल देंगे, क्योंकि इस तरफ अगर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है तो उसको तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। जैसे दिगंबर में हमने बदला था, दिक प्लस अंबर, इसका दिगंबर हुआ था जसतु संधि के नियमानुसार। तो ये अनुनासिक संधि हो गई, लेकिन अनुनासिक संधि भी सही है। और अगर अनुनासिक में नहीं बदलेंगे तब फिर इसको हम जस में बदल देंगे, यानी इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो हो जाएगा दिग्नाग है। और इसका ये रूप भी सही है, दोनों रूप सही है, यानी एक वैकल्पिक संधि है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, सद प्लस मति ही। सद प्लस मति ही, तो यहाँ पर सामने अनुनासिक वाला वर्ण है म, इस तरफ हमें है को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन चाहिए था, तो हम द को द के वर्ग का पांचवा त, थ, द, ध, न, तो ये हो जाएगा सन्मति ही। सन्मति ही। लेकिन अगर अनुनासिक में नहीं बदलेंगे तब यहाँ जसत्व, जस पहले से हो रखा है, तो ये हो जाएगा सतमति ही। सतमति ही। इसी तरह से आगे हम उदाहरण देखते हैं, षटमुख है। षटमुख है। षटमुख है, तो सामने अनुनासिक व्यंजन है, तो इधर वाले को इसी के वर्ग का पांचवा वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा षणमुख है। षणमुख है। लेकिन अगर नहीं बदलेंगे तो फिर ये जस में बदल जाएगा, यानी इसको इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, षडमुख है। षडमुख है। तो इस तरह से अनुनासिक संधि में हमने जाना, इस तरफ है को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन हो सकता है, सामने वाला वर्ण अनुनासिक मिलेगा किसी भी प्रकार का, इन पांचों में से कोई भी प्रकार का, तो इधर वाले व्यंजन को भी हम अनुनासिक में, यानी इसी के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देंगे, तो अनुनासिक संधि हो जाएगी। लेकिन अनुनासिक संधि सही मानी जाएगी, लेकिन इसका जब हम अनुनासिक नहीं करेंगे तब जसत्व संधि हो जाती है, और दोनों रूप इसके सही माने जाएंगे। व्याकरण के अनुसार दोनों रूप ही सही है। लेकिन अगर इधर वाला वर्ण जो अनुनासिक होता है, अगर वो किसी प्रत्यय का हो, यानी यहाँ पर जो अनुनासिक वर्ण हो वो अगर किसी प्रत्यय का हो, तो फिर दो रूप नहीं चलेंगे, फिर वहाँ पर केवल अनुनासिक संधि ही होगी, और इधर वाले वर्ण को भी हम अनुनासिक में बदल देंगे, और केवल फुल एंड फाइनल एक ही रूप सही माना जाएगा। उससे संबंधित उदाहरण हम आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, है को छोड़कर से सभी व्यंजन इधर मिल सकते हैं, सामने अनुनासिक वर्ण मिलेगा। अगर ये अनुनासिक वर्ण किसी प्रत्यय का हो तो फिर केवल एक ही रूप, यानी अनुनासिक वाला रूप ही सही माना जाएगा। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं, चिद प्लस मयम। चिद प्लस मयम, मयट प्रत्यय है, इस तरफ द है, इसको हम अनुनासिक में बदल देंगे और केवल एक ही रूप सही माना जाएगा। तो द के वर्ग का पांचवा वर्ण त, थ, द, ध, न, तो ये हो जाएगा चिन्मयम। इसी तरह से तदमात्रम, तद प्लस मात्रम, तो ये भी प्रत्यय है, यहाँ पर मात्रच प्रत्यय है, यहाँ पर अनुनासिक वर्ण है, तो इसको हम अनुनासिक में बदल देंगे और केवल इसका भी एक ही रूप सही माना जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अनुनासिक वर्ण होता है, अगर वो किसी प्रत्यय का होता है तो केवल एक ही रूप सही माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वाला अनुनासिक वर्ण किसी प्रत्यय का नहीं होता है, दूसरा होता है, तो फिर अनुनासिक संधि के साथ साथ जसत्व संधि भी सही मानी जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा तन्मात्रम। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, वाक प्लस मयम। वाक प्लस मयम, तो यहाँ पर भी प्रत्यय है, इसका पांचवा वर्ण हो जाएगा वांगमयम।
वांग भयम। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अनुनासिक संधि के बारे में देखा। इसमें इस तरफ है को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन हमें मिलेगा, सामने अनुनासिक वर्ण होता है, तो पहले वाले वर्ण को हम उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक वर्ण में बदल देते हैं, लेकिन दोनों रूप सही माने जाते हैं। लेकिन ये वाला अनुनासिक वर्ण अगर किसी प्रत्यय का होता है तो फिर वहाँ पर केवल एक अनुनासिक संधि वाला रूप ही सही माना जाता है।